प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात की कड़ी 69वीं कड़ी होगी और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित कर चुके हैं। कोरोना के कहर के बीच दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हर साल होने वाला सर्कस फेस्टिवल शुरू हो गया, लेकिन बदले माहौल में सर्कस कराने का तरीका भी बदल गया। वहां बंद टेंट में नहीं बल्कि ड्राइव इन सर्कस का आयोजन किया गया और लोग एक खुले मैदान में अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर ही सर्कस का मजा लेते दिखे। ड्राइव इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को कार से उतरने की जरूरत नहीं होती। सर्कस के अनोखे आयोजन से लोग एक दूसरे के संपर्क में आए ही नहीं और कोरोना के फैलने का खतरा कम हो गया। कोरोना काल में मनोरंजन का ये तरीका लोगों को भी बेहद पसंद आया। 보지 못해서 아쉬웠었는데 이렇게 차 안에서 볼 수 있어서 되게 좋았어요. अपने हैरत अंगेज करतबों से कलाकारों ने लोगों का दिल जीत लिया। एक कलाकार ने कभी गेंदों से बाजीगरी दिखाई तो कभी जलती मशालों से। वो छोटी सी खिलौना गाड़ी में भी घुस गया। ऐसी उम्दा परफॉर्मेंस पर दर्शक अपनी कारों से ही तालियां बजाते दिखे। बताया गया कि एक बार में सिर्फ 30 कारों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 1 अक्टूबर से प्रदेश में सिनेमा हॉल खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा इसी के साथ नाटक, संगीत, डांस, जादू के शो और इसी तरह के दूसरे कार्यक्रमों को शुरू करने की इजाजत दी गई है। ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में जनजीवन को सामान्य करने की ओर कदम उठाते हुए यात्रा, नाटक, ओपन एयर थिएटर, सिनेमा हॉल, संगीत, डांस और जादू दिखाने के शो को 1 अक्टूबर से शुरू करने की इजाजत दी जा रही है। करीब 7.5 महीने बाद पश्चिम बंगाल में सिनेमा हॉल खुलेंगे। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की महासभा को संबोधित करते हुए भारत के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की बड़ी मांग दोहराई। फिलहाल यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधारा हैं, जिस देश ने सैकड़ों वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों की गुलामी दोनों को जिया। अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की महासभा को संबोधित करते हुए चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उनको शांति और दोस्ती की नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में
कभी पीछे नहीं रहते। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर बधाई दी और एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को संयुक्त राष्ट्र के निर्णायक संरचना का हिस्सा बनाए जाने की बात की। भारत हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि का पक्षधर है। पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जसवंत सिंह की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। जसवंत सिंह 1996 से 2004 के बीच वाजपेयी सरकार में रक्षा और वित्त मंत्री रह चुके थे। जसवंत सिंह 2014 से कोमा में थे। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 82 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद जसवंत सिंह का निधन हो गया है और काफी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं थे जसवंत सिंह। 82 साल की उम्र थी उनकी और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। जसवंत सिंह की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और राजनाथ सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जसवंत जी को राजनीति और समाज के मामलों पर उनके अनूठे दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने में भी योगदान दिया। मैं हमेशा उनके साथ हुई बातचीत को याद रखूंगा। पीएम मोदी ने जसवंत सिंह के परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि जसवंत जी को राजनीति और समाज के मामलों पर उनके अनूठे दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने में भी योगदान दिया। मैं हमेशा उनके साथ हुई बातचीत को याद रखूंगा। जसवंत सिंह जी के परिवार और उनके समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। कोरोना वायरस से लड़ाई में मरीजों और डॉक्टरों से दूरी बनाए रखने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में तैनात किए गए रोबोट काफी मददगार साबित हुए। फिलहाल राजधानी के 3 अस्पतालों में रोबोट के जरिए बातचीत की सुविधा दी गई, जिससे डॉक्टरों और कोरोना की चपेट में आने के बाद वहां भर्ती हुए मरीजों को एक दूसरे से मिले बिना वीडियो कॉल पर हाल जानने का सहारा मिल गया। ऐसा करने से डॉक्टर बार बार कोरोना मरीजों के संपर्क में आने से बच सके, जिससे बीमारी के फैलने का खतरा कम हो गया। कि जो डॉक्टर हैं वो इस तरीके से आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे और पेशेंट यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मैं आपके पास आ नहीं सकूंगा, लेकिन मैंने कहा रोबोट के थ्रू आपसे बात कर लेते हैं। आइसोलेशन के दौरान मरीजों के पास मौजूद रोबोट उनकी बोरियत दूर करने का एक साधन भी बन गया। Priyanka, how are you? I am good. How about you? I am fine. इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी के एक अधिकारी ने दावा किया कि कोरोना संकट में वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। कोई भी चीज जो हो रही है उसको रिकॉर्ड करता है और बाहर के कंट्रोल रूम में दिखा सकता है। तो जैसे जो हेल्थ केयर वर्कर है उसको भी बार बार अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मरीजों के मनोरंजन के लिए वो रोबोट गाने बजाने के साथ नाच भी सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किसी विवाद पर एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार की पिटाई कर दी। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो दुकानदार दूसरे दुकानदार पर थप्पड़ बरसाता दिखाई दिया। थप्पड़ मारने के बाद उसने उसे घसीटने की भी कोशिश की। हद तो ये थी कि ये पूरी घटना पुलिस के सामने हो रही थी। तस्वीरों में पुलिस के जवान सामने खड़े नजर आए, लेकिन उन्होंने उस दुकानदार को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। हालांकि बाद में जब इस हंगामे का वीडियो सामने आया तो पुलिस हरकत में आई। दुकानदारी को लेके विवाद हुआ था, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची थी और दोनों झगड़ा कर रहे थे। बाद में पुलिस ने उनको छुड़ा के अलग किया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हथियार बनाने वाली मशहूर ब्रिटिश कंपनी वेबली एंड स्कॉट उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रिवॉल्वर बनाने की फैक्ट्री लगाएगी। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश कंपनी वेबली एंड स्कॉट ने हरदोई के संडीला में रिवॉल्वर फैक्ट्री बनाने के लिए लखनऊ की एक कंपनी के साथ करार किया, जिसके मुताबिक पहले चरण में कंपनी .32 रिवॉल्वर बनाएगी, जिसकी कीमत करीब 1,60,000 रुपए होगी। इसके बाद फैक्ट्री में एयर गन, शॉट गन और कारतूस बनाने की भी योजना है। बताया गया कि ब्रिटिश कंपनी मेक इन इंडिया के तहत ये फैक्ट्री लगाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इसके साथ ही देश में हथियार बनाने वाली वो पहली विदेशी कंपनी भी बन जाएगी। दिल्ली में कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में 46 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,372 नए मरीज भी सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों में एक दिन में मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि दिल्ली में संक्रमण की दर जरूर घटी है। दिल्ली में अब तक कुल 5,193 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है।
राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 4,476 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स मामले में पूछताछ के दौरान अभिनेत्री दीपिका पादुकोण रो पड़ी थी। दीपिका से कल एनसीबी ने मुंबई में 6 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दीपिका पादुकोण 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार रोई। इतना ही नहीं, दीपिका ने जांच अधिकारियों के सामने रोते हुए हाथ भी जोड़े। हालांकि इस दौरान अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया कि वो इमोशनल कार्ड खेलने की जगह ड्रग्स लेने से जुड़ा सच बताएं। पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण ने कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाई थी। जानकारी ये भी है कि दीपिका का बयान एनसीबी के अधिकारियों को हजम नहीं हो रहा है। एनसीबी ने दीपिका का फोन भी जब्त कर लिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दीपिका को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ हजारों लोगों ने एक बार फिर विशाल रैली की। इन लोगों ने राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस की सरकार पर भ्रष्टाचार और कोरोना के नाम पर जनता पर जबरन पाबंदियां थोपने का आरोप लगाया और अपना विरोध जताने के लिए हजारों की संख्या में ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए। इस विशाल जनसमूह में शामिल ज्यादातर लोगों ने अपने हाथों में अर्जेंटीना का झंडा थामा हुआ था, जिसे लहराकर उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। रैली में सिर्फ पैदल लोगों का ही नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियों का कारवां भी नजर आया, जिनमें बैठे लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए गाड़ी की खिड़कियों पर झंडे लगा रखे थे। कई प्रदर्शनकारियों ने बर्तन बजाकर भी नाराजगी जाहिर की। इस रैली में शामिल लोगों ने अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस समेत कई नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की। ड्रग्स केस में एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर सकती है। बताया जा रहा है कि अब तक की पूछताछ से पता चला है कि तीनों अभिनेत्रियों ने ड्रग्स से जुड़े एनडीपीएस एक्ट की कई कानूनों को तोड़ा है, जिसमें नशीले पदार्थ का सेवन, उन्हें अपने पास रखना और ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी शामिल है। पूछताछ में सारा और श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स से जुड़ी चैट की बात स्वीकार की है। एनसीबी अब पूछताछ के बाद जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। 4 व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण, सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर। पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ये फिल्म इंडस्ट्री में मौजूदा दौर के वो नाम हैं जो ना सिर्फ ए ग्रेड की हीरोइन है बल्कि इनका अपना भी रसूख बहुत ज्यादा है। इनका नाम एनसीबी की लिस्ट में शामिल होने के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। इस केस में किसी अभिनेत्री पर पुराने व्हाट्सएप चैट भारी पड़ रहे हैं तो किसी अभिनेत्री के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की गवाही। यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री के वो चेहरे भी डरे सहमे बैठे हैं जिनका नाम अब कभी भी इस केस में सामने आ सकता है। ड्रग्स की दलदल में फिल्म इंडस्ट्री, एक चैट ने बेनकाब किए कई चेहरे। ड्रग्स मंडली में हीरोइन का हीरो कौन? न्यूज 18 इंडिया सुशांत केस में ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में न्यूज 18 के हाथ कुछ और नए सबूत लगे हैं। इस व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण, उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा के बीच बातचीत हुई है। ये व्हाट्सएप चैट 28 अक्टूबर 2017 की है, जिसमें लिखा है, अनिर्बान और मैंने बात कर ली है। सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में क्वान मुझे 5% कमीशन देगा और मेरी अकाउंट टीम आपसे बात करेगी। फिल्म में एक्स्ट्रा कमीशन दिया गया तो वापस करेंगे। पक्का, मैं सुरजीत से बात कर लूंगी। दीपिका की पिक्चर भेजी? क्यों क्यों क्यों? क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे तक कोको आने वाले थे। ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था। क्या सोशल लाइफ है हमारी। ऑफिस वाली पार्टी जल्द खत्म करके आती हूँ। ये कूल, मैं खुश हूँ कि तुम आ रही हो। आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है, बिल्कुल नया लुक। दीपिका, करिश्मा और जया के बीच की जो व्हाट्सएप चैट अभी हमने आपको दिखाई, वो तो बस एक ट्रेलर भर थी। इसी चैट के कुछ घंटों बाद दीपिका और करिश्मा के बीच जो चैट होती है, इसी चैट ने
दीपिका को एनसीबी के रडार पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इस चैट्स में सीधे सीधे ड्रग्स की बात हो रही थी। 28 अक्टूबर 2017 की रात जब घड़ी के कांटे 10 बजा रहे थे, तब अचानक दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच व्हाट्सएप पर एक चैट होती है जिसमें ड्रग्स का जिक्र किया जाता है। तुम्हारे पास माल है? माल है, लेकिन घर पर है। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें माल चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, वीट नहीं। हाँ हैश। तुम कोको कितने बजे आ रही हो? 11:30 बजे से 12 बजे तक। शेल कितने बजे तक वहाँ रहेगा? इसी तरह जांच एजेंसियों के हाथ 29 अक्टूबर 2017 की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। ये व्हाट्सएप चैट शाम 4:49 की है, जिसमें दीपिका पादुकोण और जया साहा के बीच किसी पार्टी को लेकर कुछ बातें हो रही है। मैं इस हफ्ते अपने घर पर कुछ प्लान कर रही हूँ। बुधवार रात सिर्फ यंगस्टर्स। ओह अच्छा, बुधवार को मेरी एक डिनर पार्टी है, लेकिन मैं उसे टाल सकती हूँ। मैं इस नए हेयरकट में नई लग रही हूँ। पिछले 1 महीने में 2 बार मैंने सुबह 3 बजे तक पार्टी की है। मुझे सोचने दो कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन बुधवार को ही करेंगे। ड्रग्स एंगल में दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश की इन्हीं व्हाट्सएप चैट ने जांच एजेंसियों को नए सिरे थमा दिए। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को इस बात का भी पता चला है कि जिस ग्रुप में ड्रग्स को लेकर चैट हुई, दीपिका उस ग्रुप की एडमिन है। यानी ग्रुप में दीपिका की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता था। दरअसल एनसीबी की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने जिन 25 नामों का जिक्र किया, उनमें एक नाम श्रद्धा कपूर का भी शामिल है। इस बीच श्रद्धा कपूर से जुड़ी न्यूज 18 इंडिया के पास एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि श्रद्धा कपूर और जया साहा के बीच सीबीडी ऑयल वाली जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, उससे श्रद्धा कपूर ने कबूल कर लिया है। न्यूज 18 इंडिया के पास श्रद्धा कपूर से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव जानकारी उभरकर सामने आ रही है। एनसीबी की पूछताछ में श्रद्धा कपूर ने अधिकारियों को साफ तौर पे बताया कि उन्होंने जया शाह से सीबीडी ऑयल अपनी थकावट दूर करने के लिए मांगा था। सीबीडी ऑयल उन्होंने केवल एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया था, न कि ड्रग के तौर पर। और आइए अब हम आपको जया और श्रद्धा के बीच हुई वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाते हैं जिसने श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी के रडार पर ला दिया। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आ जाऊंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जनरल के साथ भेज रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद। जवाब में स्माइली भेजती है। सुनो, मैं फिर भी एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। इस ड्रग्स चैट के अलावा भी कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से जांच एजेंसियों के शक की सुई श्रद्धा कपूर पर टिक गई। ड्रग्स केस में कैसे फंसी श्रद्धा? रिया ने लिया श्रद्धा का नाम, जया साह ने लिया श्रद्धा का नाम, भावना झील के बोटमैन ने नाम लिया, सुशांत के फार्म हाउस के केयर टेकर ने लिया श्रद्धा का नाम, सुशांत के ड्राइवर ने लिया श्रद्धा का नाम। ड्रग केस में सारा अली खान की एंट्री भी रिया चक्रवर्ती के जरिए हुई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री के जिन 25 लोगों की लिस्ट जांच एजेंसियों को सौंपी थी। फिलहाल ड्रग्स मामले को जिस तरह से एनसीबी खंगाल रही है, उससे इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े चेहरों पर गाज गिर सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान नई साजिश चल रहा है। इस नई साजिश के तहत पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को बिना हथियार के कश्मीर में घुसपैठ करवाई जा रही है। दरअसल भारतीय फौज रूल ऑफ इंगेजमेंट के तहत अगर एलओसी पर कोई घुसपैठिया बिना हथियारों के दिखाई देता है तो उसे गोली नहीं मारती। भारतीय सेना की इसी नीति को देखते हुए पाकिस्तान घुसपैठ की नई साजिश रच रहा है। अपनी इस नई साजिश के तहत पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ के बाद उन्हें ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश करता है। पाकिस्तान आतंकियों को ज्यादातर चीन में बने हथियार देता है। पिछले दिनों भारतीय सुरक्षा बल ने चीन में बने हथियारों की एक बड़ी खेप भी बरामद की थी, जो ड्रोन के जरिए भारत में भेजी गई थी।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि घर के बाहर सीसीटीवी लगाने के मुद्दे पर एक पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ विवाद हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में उनका मोहल्ला युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के सभी घरवाले भी इस लड़ाई में उतर आए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। हर कोई एक दूसरे पर हमला करता हुआ दिखाई दिया। इस हंगामे की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। काफी देर तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे से लड़ते रहे। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आईं, लेकिन इसके बावजूद वो शांत नहीं हुए। लड़ाई के साथ एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। उसके घर की कई चीजें तोड़ दी गईं। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा। बताया गया कि पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े क्षितिज ने एनसीबी को ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े 4 बड़े सितारों के नाम बताए। हालांकि ये 4 बड़ी फिल्मी हस्तियां कौन सी हैं फिलहाल ये सार्वजनिक नहीं किया गया है। ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने क्षितिज को गिरफ्तार किया है और आज उसकी कोर्ट में पेशी है। पूछताछ में क्षितिज ने बताया कि फिल्म जगत के 4 जाने माने चेहरे इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। हालांकि एनसीबी ने साफ किया है कि उसने अभी तक किसी और व्यक्ति को पूछताछ के लिए समन नहीं किया है। एक व्यक्ति जिनसे पूछताछ हो रही थी, मिस्टर क्षितिज के प्रसाद, he has been placed under arrest. He will be produced before the honorable court. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया गया कि कार में सवार लोगों ने आग लगने के बाद किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। बीच सड़क पर हुए इस हादसे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। कार से उठ रही आग की ऊंची लपटों ने आसपास मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। कुछ लोग तो सड़क पर रुककर इस हादसे को देखने लगे, तो बाकी वहां से तेजी से निकलते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि लोगों ने तुरंत इसकी खबर दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने आग को बुझा दिया। अफ्रीकी देश कैमरून में राष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष ने एक रैली की। वहां की कई विपक्षी पार्टियां लंबे वक्त से राष्ट्रपति पॉल बिया के 40 साल से चले आ रहे शासन को खत्म करने की मांग कर रही हैं, जिसके लिए एक बार फिर उन पार्टियों से जुड़े लोग और समर्थक कैमरून के सबसे बड़े शहर डुआला की सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस रैली में शामिल कई लोग पैदल चल रहे थे, जबकि कई लोग बाइकों पर बैठकर मार्च करते नजर आए। इन लोगों ने वहां जमकर नारे भी लगाए। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही वहां भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और लोगों को शांत कराने लगा। पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके बाद धीरे धीरे सभी प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। सीमा पर टकराव के बीच दिखावे की शांति की बात करने वाले चीन ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। चीन ने के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत का परिवहन और बुनियादी ढांचा सीमा पर लंबे समय तक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। भारत की फौजें दुनिया में सबसे ज्यादा अनुशासित मानी जाती हैं, लेकिन चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत की ताकत से इतना बौखला गया है कि उसका दावा है कि भारतीय सेनाएं, खासतौर पर जो चीन सीमा पर तैनात हैं, वो अपनी सरकार की भी नहीं सुनती। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार के आदेश पर भी अभी तक भारतीय फौज संयम बरत रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की हरकतों को देखते हुए उसे एक बार फिर चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि अब भारत की सेना बराबरी की हैसियत से चीन के साथ बर्ताव करती है और अगर कोई हरकत की गई तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। 2020 में माने 2020 में जब भारत की सेना चीन के सैनिकों के साथ जब इंगेजमेंट करती है तो बराबर की हैसियत से करती है, दबकर नहीं करते हैं। लेकिन गलतफहमी कुछ लोगों के द्वारा पैदा की जा रही है, डटकर करते हैं इंगेजमेंट। और यदि भारत की तरफ कोई भी ताकत टेढ़ी निगाह रखेगी तो उसका माकूल जवाब देने की ताकत भारतीय सैनिकों में है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दुकान में आग लगने से उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि आग जिस इलाके में लगी वहां हाल ही के दिनों में इस तरह की कई हादसे हो चुके हैं और इसी बीच एक दुकान भी आग की लपटों में घिर गई। आग की लपटें इतनी तेजी से दुकान से निकलती नजर आईं कि उन्हें देखकर लोग डर गए। आसपास कई दुकानें भी थीं जिनमें आग के फैलने का खतरा था, इसलिए लोगों ने बिना देरी किए दमकल विभाग को इसकी खबर दी।
हालांकि तंग गली होने की वजह से वहां दमकल की गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, लिहाजा पाइप को वहां पहुंचाया गया और फिर आग बुझाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान की सभी चीजें जलकर राख हो चुकी थी। किसानों से जुड़े बिल पर टकराव के बाद बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। शिरोमणि अकाली दल से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने पहले ही कृषि बिलों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शनिवार को चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एनडीए से अलग होने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पंजाब के डिप्टी सीएम रह चुके सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि किसानों से जुड़े बिल पर सहयोगी दल को विश्वास में नहीं लिया गया। सुखबीर बादल का दावा है कि किसानों का समर्थन करते हुए उनकी पार्टी ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर की सरकार, जेड़ी एनडीए की सरकार जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डीनेंस लियाते है, जेड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही मने तो देश के किसानों के विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी आग अब पहाड़ी इलाकों तक पहुंच गई। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने 1100 मकानों को तुरंत खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि आग की भीषण लपटें तेजी से वहां के इलाकों को अपनी जद में लेती जा रही हैं। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पहाड़ पर जंगल का एक बड़ा हिस्सा धधकता दिखाई दिया, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों पर इसका खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में आग की लपटें इतनी डरावनी नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां पर कोई ज्वालामुखी फटा हो। दिन के उजाले में वहां से उठने वाला धुआं पूरे आसमान में फैला नजर आया, जिसकी वजह से इलाके में कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते दिखे। कई विमान भी दिन रात लपटों पर केमिकल का छिड़काव और पानी की बौछार करते नजर आए। लगातार फैल रही आग की वजह से प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने का आदेश दिया। शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच शिवसेना के सबसे तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने मुंबई में गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ये मुलाकात एक होटल में हुई। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे एक सामान्य मुलाकात बताया, जो कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए एक इंटरव्यू से जुड़ी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी इस बात से इनकार किया कि शिवसेना और बीजेपी के बीच कोई नए समीकरण बन रहे हैं। आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये भिन्न विचाराचे, भिन्न पक्षाचे लोक असे अधूनमधून भेटत असतात। त्याचा अर्थ ते काहीतरी त्यातून बातमी निर्माण होणार असं नाही। आणि गेल्या 9 महिन्यामध्ये जी चर्चा चालते की हे सरकार जाणार, त्याच्यामध्ये कधीही देवेंद्रजीने, मी, आमच्या कुठल्याच नेत्याने हे सरकार जाणार आहे, आमचं सरकार येणार आहे असं म्हटलं नाही। ते सरकार जाण्यासाठी आम्ही कुठले प्रयत्न करत नाही आहोत। आम्ही हे मात्र म्हणतो, ते सर्वसामान्य माणूस म्हणतो की हे सरकार अंतर्विरोधामुळे पडेल। तर जेव्हा पडेल तेव्हा काय पुढे बघू। आम्ही काही ते पडण्यामध्ये भूमिका बजावणार नाही।